मुंबई पुलिस या हम भारत की किसी भी सिविल पुलिस की बात करें, उन्हें सिर्फ अंदरूनी परेशानियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेसिक फिलॉसफी यही होती है कि जब भी उन्हें ताकत का इस्तेमाल करना पड़े तो वो कम से कम ताकत इस्तेमाल करें। बालचंद्रन को ये भी पता चला कि ज्यादातर पुलिस वाले जिनके पास बंदूक थी भी उनकी गोला बारूद की कमी की वजह से अच्छे से हथियारों की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। पुलिस के पास जो बंदूकें थीं, उनका आतंकियों की ऑटोमेटिक AK-56 से कोई मुकाबला नहीं था। .303 बोल्ट एक्शन राइफल जो स्टेशन पर मौजूद सुदाम पंडरकर के पास थी, वो 1895 में डिजाइन की गई थी और जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश ट्रूप्स 1950 के दशक में करते थे। हमारी इंक्वायरी में पता चला कि इन सभी केसेस में हमारी पुलिस को 5 से 6 मिनट के अंदर खबर मिल गई थी, पर वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो आतंकियों के हमले का सामना नहीं कर सकते थे। आप कह सकते हैं वो 10 कदम आगे थे इन यूनिफॉर्म पुलिस या कहिए सिक्योरिटी यूनिट से। ये जताने के लिए कि और भी आतंकी शहर के दूसरे कोनों में हैं, आतंकियों ने अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए जो टैक्सियां ली थीं, उनमें बम रख दिए थे। जब ये टाइम बम शहर के अलग अलग हिस्सों में फटे, पुलिस कंट्रोल सेंटर्स में कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। फिर अचानक ये अफवाह फैल गई थी कि 60 आतंकी शहर में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि इन टैक्सियों में टाइम बम रखा था और मामला गंभीर हो रहा था। पुलिस का अलग अलग जगह फैलना और अथॉरिटीज को ये समझ ना आना कि इन सभी हमलों के तार कहीं न कहीं जुड़े हैं। पहली गोली चलने के 90 मिनट बाद कॉल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को, कमांडर्स की एक जबरदस्त टीम जिन्हें एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस की ही ट्रेनिंग मिली है। 200 कमांडोज को मदद के लिए बुलाया जाता है। दुर्भाग्य से सिर्फ एक ही NSG बेस है, वो भी 1400 किलोमीटर दूर मानेसर में। उनके लिए एयरक्राफ्ट का इंतजाम करने में वक्त लगा। वो सुबह 4 बजे वहां से चले और मुंबई पहुंचे ठीक 6 बजे, और जब तक कार्रवाई का हिस्सा बनते तब तक 8 बज गए थे, 27 तारीख की सुबह। इस वक्त तक हमला शुरू होने के करीब 10 घंटों तक आतंकियों को कोई बड़ा जवाब नहीं मिला। अब तक आम नागरिकों की एक बड़ी तादाद 166 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। हो सकता है कुछ मौतें कम हो सकती थी अगर वो जल्दी मौके पर पहुंच जाते। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना था खूंखार दुश्मन पाकिस्तान के आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से। LET के एक खास विशेषज्ञ हैं स्टीवन टैंकल। मैंने यह बात US मिलिट्री ऑफिशियल से सुनी थी जब उन्होंने अफगानिस्तान में लश्कर के आतंकियों का सामना किया था। वो बहुत ही टैक्टफुली अपने सामने वाले से लड़ते हैं और सामने वाले को चकमा देने में माहिर होते हैं। LET के लड़ाकों की ट्रेनिंग होती है उन कैंप्स में जिन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसी ISI का सहयोग है, पर आमतौर पर उनकी गतिविधियां केंद्रित हैं भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने में। साथ ही ये गुट भारत को कश्मीर बॉर्डर मामले से दूर रखने का आंदोलन चलाता है। टैंकल को लगता है शायद यही वजह थी कि मुंबई के पश्चिमी ठिकानों पर LET के हमले की इंटेलिजेंस द्वारा दी गई चेतावनी को पूरी तरह से चेतावनी के रूप में नहीं लिया गया। मुंबई हमलों ने लोगों को एक बड़ा शॉक दिया, इसलिए नहीं क्योंकि एक बड़े पैमाने पर था और इससे भारी नुकसान हुआ, पर इसलिए भी क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के निशाने पर अब पश्चिमी देशों के लोग थे। मुंबई नरसंहार से LET अपने आंदोलन को दुनिया की नजरों में लाना चाहती थी। कश्मीर का मुद्दा कहीं न कहीं दब गया है और अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ भी छोटे मोटे लड़ाके थे जो मजबूत बन रहे थे। इसलिए मेरे ख्याल से ऐसे जबरदस्त आतंकी हमला करने की एक वजह, सिर्फ 10 आतंकियों से हमला करने की एक वजह पूरे गुट का हौसला बढ़ाना भी हो सकता है। LET का प्लान था उन खबरों का इस्तेमाल करना जो भारत और पश्चिम पर हुए इस क्रूर हमले के बाद फैलने वाली थी। इन हमलों को लंबे समय तक खींचने का प्लान था। उन 10 आतंकियों को खास तौर पर मिलिट्री कार्यवाही से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी।
उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें सहन करना आना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन्हें कई दिनों तक जागते रहने की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। खाने के लिए उनके पास ड्राई फ्रूट्स थे ताकि लंबे समय तक उनका एनर्जी लेवल बरकरार रहे। ये जानते हुए कि सिर्फ 10 लोग भारतीय सुरक्षा सेना द्वारा हर हाल में मात खाएंगे, इन आतंकियों को टारगेट बिल्डिंग्स के ऊपर की मंजिलों पर कब्जा करने को कहा गया। सभी जगहों में वो ऊपर गए ताकि जो भी आदमी नीचे से ऊपर जाएगा उसके लिए एक नेचुरल डिसएडवांटेज होगा, और वो उन पर ग्रेनेड्स फेंक रहे थे। पर आतंकियों की अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग से मुंबई की पुलिस भी दंग रह गई कि उन आतंकियों ने 3 कार्यवाहियों का तब तक सामना किया जब तक वो कर सकते थे, नरीमन हाउस में, ट्राइडेंट ओबरॉय होटल और ताजमहल होटल में। लश्कर ए तैयबा के खतरनाक ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मौजूद संसाधनों की मदद से उनकी गतिविधियां खोजने और उन्हें भेदने का काम किया। हमले के 5 दिन पहले एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर कुछ सिम कार्ड्स खरीदता है। वो ऑफिसर उन सिम कार्ड्स का रिकॉर्ड लेकर उन कार्ड्स को एलईटी कार्यकर्ता को देता है। इनमें से कुछ सिम कार्ड्स उन फोन्स में लगाए गए जो मुंबई आतंकी अपने साथ लाए थे। पर इस बात के डर से कि कहीं वो अपने फोन की वजह से पकड़े ना जाएं, उन्होंने तब तक अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच गए। जब सिम कार्ड्स एक्टिव हुए, रात 1:26 पर इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को उनकी कॉल सुनाई दी। पर हमलों को रोकने में अब देर हो चुकी थी, पर ऑफिसर्स ने जो भी सुना उससे वो चौंक गए। हाँ तो कैसे हो? हालत सब ठीक है ना? ये बताओ, अब तक आग लगाई कि नहीं? नहीं, अभी तक तो आग नहीं लगाई। नहीं लगाई? तो अब तक क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी लगाओ। उन्हें पता चला इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे उनके आका निर्देश दे रहे थे और साथ ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे। हमने वो रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें पाकिस्तान से उनके आका फोन पर बात कर रहे थे उन आतंकियों से जो ताजमहल होटल में थे। वो उनसे आग लगाने को कह रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि इससे मीडिया जरूर आएगी। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक आग नहीं लगाई है। होटल में आग नहीं लगी अभी तक। हमने 4 कमरों में आग लगा दी है। पूरी दुनिया की नजर इस पर पड़ी और ये बात लश्कर ए तैयबा को पता थी कि ऐसा जरूर होगा। ये आका टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों को ताजमहल होटल के 4 आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। देखना, वहाँ 4-5 मिनिस्टर भी फंसे हुए हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। अगर मिलते हैं तो उन्हें जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें बचाने का आदेश दिया है। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हालात थे जिनसे भारतीय पुलिस पहले कभी नहीं गुजरी थी। बालचंद्रन को पता चला कि पुलिस बातचीत के इस तार को रोकने में भी नाकामयाब रही। मुंबई पुलिस आपस में कम्युनिकेट करती है वायरलेस से। सभी के पास एक वॉकी टॉकी होता है और गाड़ियों में भी एक वायरलेस सेट होता है। और चूंकि उस दौरान इतनी सारी बातें हो रही थी, वो सर्विस पूरी तरह जाम हो गया था। तो उस वक्त ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? सभी अपने सेलफोन इस्तेमाल कर रहे थे। हर कोई पर्सनल सेल्स इस्तेमाल कर रहे थे सभी कम्युनिकेशंस के लिए। अगर ये पूरी तरह से नेटवर्क को जैम या न्यूट्रलाइज कर देते तो पुलिस नेटवर्क भी पूरी तरह से जैम हो जाता और वो आपस में भी बात नहीं कर पाते। ये आका पाकिस्तान में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर रहे थे, पर ये साफ था कि टेररिस्ट एक और बात का फायदा उठा रहे थे। वो थी अंदरूनी जानकारी। बालचंद्रन जानना चाहते हैं आखिर इन बातों के बारे में उन्हें पता कैसे चला, वरना भारत में ऐसे हमले और भी हो सकते हैं। पाकिस्तानियों को भारत में खुले तौर पर आने की आजादी नहीं है और एलईटी के पहले के ऑपरेशंस, जिनमें उन्हें भारतीय कार्यकर्ताओं को हमले से पहले की जानकारी लाने के लिए चुना था, वो इतने कामयाब नहीं रहे। जांचकर्ता परेशान हो गए। फिर हमलों के 10 महीनों बाद उन्हें एक अहम कामयाबी मिली। अमेरिका में शिकागो में मुंबई से करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमरीकी नागरिक डेविड हेडली को
यूरोप में आतंकी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने मुंबई हमलों की प्लानिंग में मदद की थी। डेविड हेडली एक दिलचस्प आम नागरिक था। वो एक टिपिकल जवान जिहादी नहीं था। टैंकल को पता चला हेडली असल में आधा पाकिस्तानी था। उसका पैदाइशी नाम दाऊद गिलानी था और उसका जन्म 1960 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। अपने देश की असलियत छुपाने के लिए उसने अपना नाम बदल दिया। उसके पिता पाकिस्तानी थे और माँ अमेरिकन थी। बचपन से किशोरावस्था तक वो पाकिस्तान में ही पला बढ़ा और तब उसकी माँ उसे अपने साथ अमेरिका ले गई और यहाँ के हालात में वो कभी भी फिट नहीं हो सका। 2005 में वो वापस पाकिस्तान गया और LET में भर्ती हो गया। उसके दोस्तों ने ये गौर किया कि उसने इस्लाम को पूरी तरह अपना लिया था और जिंदगी में पहली बार धार्मिक हुआ था। ये कोई भी समझ सकता है कि लश्कर तैयबा को डेविड हेडली जैसे कार्यकर्ता मिलने से कितनी खुशी हुई होगी। एक पाकिस्तानी अमेरिकन कार्यकर्ता जिसके पास एक अमेरिकन पासपोर्ट था और कई भाषाएं आने की वजह से वो खुद को एक बिजनेसमैन बताकर कहीं भी आसानी से आ जा सकता था। डेविड हेडली ने कबूल किया कि वो हमलों से पहले 2 सालों में 5 बार भारत आया था। उसने किराए पर घर और ऑफिस की जगह ली और निगरानी करना शुरू किया। वो ताजमहल होटल में भी रुका। साथ ही उसने समंदर घुमाने वाली बोटों में मुंबई के तटों का भी मुआयना किया, जिससे लैंडिंग की सही साइट्स मिल सके। हर ट्रिप के बाद वो पाकिस्तान जाता था ताकि जरूरी जानकारी LET को दे सके। डेविड हेडली को कह सकते हैं कि वो मुंबई हमलों की एक अहम कड़ी था। उसकी खोजबीन जो उसने की थी उससे बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। अगर हम आतंकियों द्वारा इस हमले को करने की बात करें तो मतलब उनके मुंबई आने के बाद हेडली ने US प्रोसिक्यूटर्स के साथ एक डील की। मौत की सजा से बचने के लिए उसने आतंक के 12 मामलों में खुद को दोषी मान लिया। तहकीकात की तह तक जाने के बाद अब हम उन घटनाओं को आपके सामने ला सकते हैं जिनकी वजह से 10 आतंकी भारत के सबसे बड़े शहर में खुले घूम रहे थे, जिन्होंने कत्ले आम मचाया और दुनिया को करीब 3 दिनों तक दहशत में रखा। हमले से 3 साल पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दाऊद गिलानी को LET के साथ मुंबई हमलों की साजिश में शामिल किया गया। हमले से 2 साल पहले उसने अपना नाम डेविड हेडली रख लिया और अपने दोस्त का इमिग्रेशन बिजनेस मुंबई में खोला और अपनी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान इंडियन अथॉरिटीज को भी उनकी पहली इंटेलिजेंस जानकारी मिली कि LET समंदर के रास्ते मुंबई पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमले से 11 महीने पहले अजमल कसाब हथियारों की ट्रेनिंग के लिए LET में भर्ती होता है। हमले से 3 महीने पहले इंडियन अथॉरिटीज को इंटेलिजेंस की खबर मिलती है कि ताजमहल होटल, ट्राइडेंट ओबरॉय होटल और कैफे लियोपोल्ड में हमले हो सकते हैं, पर अथॉरिटीज एक कारगर सुरक्षा इंतजाम करने में नाकामयाब रहे। हमले से 3 दिन पहले कसाब और 9 आतंकी कराची पाकिस्तान से निकलते हैं। वो एक मछुआरों के ट्रॉलर को हाईजैक करके 4 मछुआरों की जान लेते हैं। हमले से 1 घंटे पहले 10 आतंकी मुंबई में अपने टारगेट्स के पास ही मछुआरों की बस्ती में उतरते हैं। 9:20 आतंकियों ने अपने क्रूर इरादों का पहला प्रदर्शन किया। 3 दिन चले इस हमले में उन्होंने निशाना बनाया कैफे लियोपोल्ड, शहर के मेन रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस और 2 लग्जरी होटल्स ट्राइडेंट ओबरॉय और ताजमहल को। हमले शुरू होने के 59 घंटे बाद 166 आम नागरिक मारे गए और 235 जख्मी हो गए। आतंकियों के इस अनोखे मौत के खेल को बस पूरी दुनिया स्तब्ध होकर देखती रही। उन्होंने आतंक मचा दिया था, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया के शहरों में, खास तौर पर समंदर से सटे शहरों में। सब ये सोचने लगे कि क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है। जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को 86 मामलों में दोषी पाया गया।
जिनमें भारत पर हमले का मामला भी था, उसे सजाए मौत सुनाई गई।